तो दोस्तों कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और यहाँ पर जीआरटी की अगर हम बात किया जाए, क्योंकि आज हम लोग जीआरटी के बारे में बात कर रहे हैं, मोस्ट रिक्वेस्टेड टोकन है ये, मतलब बहुत लोगों को पसंद है ये और हमको भी पसंद है, मेरे भी होल्डिंग में है। तो मैं जैसे कि कहा आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, मतलब जो इनके फाउंडर हैं वो लोग एक डेवलपर हैं और उन लोगों को अक्सर डैप बनानी पड़ती है और उस डैप को बनाते हुए उनको जो डेटा कलेक्ट करना पड़ता है उस डैप के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए, जिससे कि लोग सर्च करें और उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, वो सारी उनको कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा माथापच्ची मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारी जगह जगह पर अलग अलग वेबसाइट, कहीं कहीं डेटा सेंट्रलाइज भी होता है, तो सेंट्रलाइज जब है डेटा वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको फैच करने में। तो ये सब प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए जो इनके फाउंडर हैं उन लोगों ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट तैयार किया। उनके दिमाग में है 2017 में कि अब एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए कि अब हमारे बाद जो भी कोई आएगा ब्लॉकचेन पर कुछ डेवलप करने के लिए, कोई डैप्स बनाने के लिए, तो उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वो आए, जीआरटी खोले, वेबसाइट पर जाए और वहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल थोड़ी सी फीस चुका कर सारी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ले ले। तो दैट इज़ कॉल्ड जीआरटी द ग्राफ। सिंपल इतना है, बाकी डेफिनेशन में हम लोग आगे पूरी वीडियो में बात करते रहेंगे। क्या आप बता सकते हैं आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कीमती क्या है? मैं बता देता हूँ आपको। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कीमती, मतलब रोटी कपड़ा मकान से भी ज़्यादा कीमती है डेटा। डेटा इस बात का कि क्या ये जो यूज़र है इसकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ये कहाँ जाना पसंद करता है। इस तरीके के एक छोटा सा उदाहरण मैंने लिया। और इस तरीके के बहुत सारे डेटा होते हैं कि आने वाले समय में क्या वेदर होने वाला है, क्या किस चीज़ में, मतलब हर एक चीज़ का अलग अलग डेटा होता है कि किस कंट्री में कौन से लोग ज़्यादा रहते हैं, किस कंट्री में कौन से लोग क्या खाना पसंद करते हैं, किस कंट्री में कौन से लोग क्या ज़्यादा परचेजिंग करते हैं, क्या ज़्यादा नहीं परचेज करते हैं, कौन सी मार्केट पोटेंशियल है, कौन सी मार्केट नहीं पोटेंशियल। ये हर एक चीज़ का डेटा और हर एक ऐप को, हर एक डैप को, हर एक वेबसाइट को ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ को, ताकि वो वहाँ पर अपना बिजनेस कर सके। तो इन सब के लिए ये डेटा जब किसी को ज़रूरत होती है तो वो डेटा जाइंट के पास जाते हैं। डेटा जाइंट मतलब जो डेटा को स्टोर करते हैं। आज की तारीख में जो डेटा स्टोरेज सबसे बड़े लेवल पर किए जाते हैं वो अमेज़ॉन के द्वारा किए जाते हैं, फेसबुक के द्वारा, गूगल के द्वारा और कुछ और वेबसाइट है जिनके थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाता है। और फिर यही लोग डेटा को सेल करते हैं मार्केट में, जिन जिन को ज़रूरत होती है उनको जब कोई ऐप डेवलप किया जा रहा है। लेकिन इस डेटा में कुछ लिमिटेशन होती है कि इस डेटा को मल्टीपल तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से ऐप एक पावरफुल बिल्ड होनी चाहिए उस तरीके से लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इन सब चीज़ों को जब ये जो ग्राफ के जो फाउंडर जिन्होंने ऑलरेडी कई सारी ऐप डेवलप किया है, क्योंकि जितने भी ये ग्राफ के फाउंडर जो टीम इनकी काम कर रही ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज टूल डेवलप करने का एक्सपीरियंस है इनका, और वो एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है और इसका यूज़ केस बनाया है ग्राफ का। इनके फाउंडर की बात किया जाए, जो इनके फाउंडर है उनका नाम है यानिव तैल, जेनिस पॉलमैन एंड ब्रैंडन रैमरस। इन तीनों ने अब तक मिलकर ये फाइनलाइज कर लिया था कि जो भी प्रॉब्लम हम लोग डैप को डेवलप करने में कर रहे हैं, क्योंकि उस समय तक डैप को इथेरियम की ब्लॉकचेन पर ही बिल्ड किया जाता था, तो जो प्रॉब्लम इन लोगों ने फेस किया उन सब का सलूशन निकालने के लिए द ग्राफ को डिज़ाइन किया। मार्च 2017 में ग्राफ को बिल्ड करना शुरू किया और जून 2018 तक का इसको बिल्ड कर कई सारे मेजर एक्सचेंज पर लिस्ट कराया, काफ़ी सारा ICO किया, जो कि हम लोग टोकनॉमिक्स में बात करेंगे। और अब बात करते हैं द ग्राफ का क्या यूज़ केस है, किस तरीके से काम आता है। जहाँ पर बहुत सारे जो डैप्स तैयार होते हैं वहाँ पर उनको डेटा ज़रूरत पड़ती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, ब्लॉकचेन का, कई अलग अलग चीज़ों में। तो यहाँ पर द ग्राफ कलेक्ट करता है डेटा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑन ब्लॉकचेन, और ये सारा डेटा जिनको ज़रूरत होती है उनको एग्जैक्टली मिल जाता है उनके इंडेक्सिंग के थ्रू, उनके लिस्टिंग के थ्रू, उनके अनुसार। तो इस वजह से यहाँ पर एक मेजर रोल ये अदा करता है कि अब यूज़र्स को बहुत सारी अलग अलग डैप्स में जाकर ज़रूरत नहीं डेटा कलेक्ट करने की। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि किसी को एक मेटावर्स का ऐप बनाना है जहाँ पर वो लैंड बेचना चाहता है, और वो ये चाहता है कि अभी तक का ब्लॉकचेन पर, इथेरियम के प्लेटफॉर्म पर किस किस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कौन कौन सी लैंड सेल की जा सकी है, उसको छोड़कर दूसरी वो लैंड का क्रिएट करे अपना डैप। तो उसके लिए उसको माना का डेटा एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, सैंड का ज़रूरत नहीं, और सारे ऐप का ज़रूरत नहीं। वो सीधे द ग्राफ में जाएगा और वहाँ पर सारा ये डेटा यूज़ कर सकता है कि NFT के थ्रू कौन कौन सी लैंड अब तक सेल की जा चुकी हैं। तो वो सारा आइडिया मिला और वो अपना डैप बना लिया। मतलब सारा जितना मेहनत थी वो सारी की सारी एक छोटे से क्लिक से
ईजी हो गई। तो इस तरीके का यहाँ पर एक यूज़ केस लेकर आया, एक अपनी जगह बनाई है जो कि रियल है, और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर द ग्राफ में किस तरीके से इनका नेटवर्क काम करता है, यहाँ पर जो डेटा आता है किस तरीके से आता है, कौन इनको चेक करता है कि वो डेटा सही है नहीं है, और कौन इनको किस तरीके से यूज़ करता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस वीडियो में आप जानने को मिलेंगी। और जो भी यूज़ करता है वो क्यों करता है, प्रोटेक्ट करता है क्यों करता है। तो यहाँ पर द ग्राफ के जो नेटवर्क को जो प्रोटेक्ट करते हैं उन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डेवलपर हैं जो इस चीज़ को डेवलप करते हैं। दूसरा यहाँ पर इंडेक्सर है। इंडेक्सर वो होते हैं, तो ये सारे लोग नेटवर्क में कुछ ना कुछ अपना अमाउंट स्टेक करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक अच्छा सर्टेन अमाउंट होता है जो कि स्टेक करते हैं GRT टोकन में। उसके बाद यहाँ पर आप डेवलपर, इंडेक्सर, क्यूरेटर और डेलीगेटर और लास्ट में कंज्यूमर बन सकते हैं। कंज्यूमर मतलब सीधे वो पे कर कर अपना चीज़ें कंज्यूम करता है, मतलब उन चीज़ों को जो भी डेटा उसको चाहिए होता है वो वहाँ से निकालता है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेवलपर हैं जो डेटा को डेवलप करते हैं। उसके बाद इंडेक्सर हैं जो कि उनकी जो डेटा डेवलप है उसको एक सीक्वेंस में सेट करते हैं और ये देखते हैं कि किस डेटा में कोई कमी तो नहीं है। और यहाँ पर क्यूरेटर होते हैं, वो जो डेटा एग्जैक्ट सही है उसको वो रखते हैं, बाकी जो डेटा नहीं सही है उसको हटाते हैं, या अगर किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन की है तो उसको वो पनिशमेंट किया था, स्लैश किया था, उसके जो स्टेकिंग है उसमें से माइनस होते हैं, कभी कभी तो पूरी परमानेंटली ब्लॉक कर दिए जाते हैं वो यूज़र। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोसेस होती हैं। उसके बाद डेलीगेटर, एक फाइनल चेकअप, और उसके बाद फिर यहाँ पर कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं जो कि जिनको वो डेटा चाहिए होता है। यहाँ पर शॉर्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो इसी की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ द ग्राफ पे क्लिक करेंगे, एकदम एग्जैक्ट डिटेल में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर अब बात करते हैं ग्राफ में अब तक का क्या अपडेट हुआ जब से ये लॉन्च हुआ। जब से लॉन्च हुआ है उस समय से लेकर अब तक में बहुत सारे मेजर अपडेट इन्होंने किए हैं जो कि इनके साथ इनकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। ग्राफ की आज की तारीख में जो क्वेरीज होती हैं वो 8 बिलियन हो चुकी हैं, अब तक 8 बिलियन क्वेरीज इनकर हो चुकी हैं। और 2021 जनवरी की बात किया जाए उस समय उस मंथ में 0.5 मिलियन यानी आधा मिलियन हर दिन क्वेरीज हो रही थी। और अभी यहाँ पर जो इनका इंटीग्रेशन है वो उसी हिसाब से हर दिन हर एक नए नए प्रोजेक्ट के साथ हो रहा है, क्योंकि इनको हर एक ब्लॉकचेन को अपने साथ लेना है। अभी यहाँ पर ये आर्बिट्रम जो ब्लॉकचेन है उसका इंटीग्रेशन इनके साथ हो चुका है, तो अब ये आर्बिट्रम का भी डेटा अपना एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैटिक के साथ भी इनका इंटीग्रेशन हो चुका है, और नेक्स्ट सोलाना ने भी इनके लिए हो चुकी, मतलब सोलाना के साथ भी इंटीग्रेशन हो चुका है। और यहाँ पर मैसारी ने एक रिपोर्ट किया था कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, और इनकी ग्रोथ बताती है ये कि लास्ट पास्ट 4 क्वार्टर्स में जो इनके क्यूरेटर हैं, जो डेलीगेटर हैं, जो इंडेक्सर हैं, ये सारे के सारे ग्रोथ पाए हैं, सारे के सारे ग्रोथ लिए हैं, और इन पर बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट बने हैं। अब तक का प्रोजेक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसकी टोकनॉमिक्स नहीं अच्छी है तो प्रोजेक्ट वीक नज़र आता है, और प्रोजेक्ट एंड ऑफ द डे वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग टोकनॉमिक्स के बारे में कि क्या इसकी टोकनॉमिक्स की टोटल सप्लाई की बात किया जाए 10 बिलियन है, और इन्होंने मार्केट में शुरुआत में प्री सेल ICO मिलाकर $25 मिलियन रेज किया था स्टार्टिंग फेज़ में। और इन्होंने अपनी जो टोकनॉमिक्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इन्होंने अपनी टोकनॉमिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है 38% कम्युनिटी के लिए, अर्ली बैकर्स के लिए 17%, बैकर्स के लिए 17%, अर्ली टीम एडवाइज़र के लिए 23% और एज और नोड के लिए 8%। और इन्होंने सिक्योरिटी पर भी 0.5 यानी आधा % अपनी सिक्योरिटी बाउंटिंग के लिए भी रखा है कि अगर इनका प्रोजेक्ट कभी हैक होता है तो उस समय भी इनको परेशान ना होना पड़े और बाउंटी देकर, वो पेनल्टी देकर हैकर से अपने प्रोजेक्ट को रिलीज़ करवा सके। इस तरीके से इन्होंने प्लानिंग कर रखी है। बर्निंग की बात किया जाए तो जो भी इनके प्रोजेक्ट पर लोग क्वेरीज़ के लिए आएंगे, जैसे कि 8 बिलियन क्वेरीज़ अब तक हुई हैं, तो उनमें जिन लोगों ने जो भी फीस जमा करी है, जो भी इनको GRT टोकन में पेमेंट किया है, उसका 1% बर्निंग किया गया है। तो ये एक अच्छी बात है। और अगर इस प्रोजेक्ट पर इसी तरीके से क्वेरीज चलती रही तो ये प्रोजेक्ट एक दिन डिफिलेशनरी यानी कि अच्छे प्राइस पर देखने को मिलेगा हम लोग को। लेकिन उससे पहले हम लोग को 2 चीज़ें देखनी पड़ेगी जो कि इस प्रोजेक्ट में है ऑलरेडी। वो ये कि यहाँ पर इनकी जो प्रोजेक्ट की शेड्यूल है सप्लाई रिलीज़ करने का, वो ये कि यहाँ पर शुरुआत में तो बहुत थोड़ी थोड़ी सप्लाई इन्होंने रिलीज़ किया था, लेकिन अभी यहाँ पर अब जो सप्लाई रिलीज़ हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। और 2023 में यहाँ पर मार्च में रिलीज़ होगी, और जून में होगी, सितंबर में होगी, दिसंबर में होगी। साल में 4 बार सप्लाई रिलीज़ होगी और अच्छी खासी रिलीज़ होगी। दूसरा, इनका टोकन 3% ईयरली इन्फ्लेशनरी है, 3% एक्स्ट्रा सप्लाई मार्केट में सर्कुलेट किया जाएगा। और वो
उसको पुश डाउन किया जा सकता है इनकी जो क्वेरीज हो रही उसके थ्रू। अगर क्वेरीज बढ़ती रही तो ये सारी चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी, और क्वेरीज लिमिटेड रही तो सप्लाई की वजह से प्राइस डंप होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों ये थी GRT के बारे में अपडेट। अगर ये अपडेट आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।